जी, जी बहुत खूबसूरत बात थोड़ा जी। कही आपने और बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और मैं आता हूँ दूसरे चक्र में, उत्तर थोड़े छोटे रखेंगे, दिनेश कंवर जी के पास आता हूँ। अली साहब ने 2-3 शेर सुना दिए, तो एक मुनव्वर राणा का शेर मुझे भी याद आ रहा है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। इमारत कुछ ज्यादा ही ऊंची हो गई थी मोदी जी की, तो कहीं ना कहीं अब खतरा उनके ऊपर बढ़ गया है। और मोदी इस बात का तसव्वुर ही नहीं कर पा रहे हैं कि मैं हार सकता हूं। वो हिंदुस्तानी, 140 करोड़ हिंदुस्तानी जिन्हें मैंने अपनी उंगलियों पर नचा कर रखा हुआ था, वो मेरे माया जाल और मेरे तिलस्म के अंदर फंसे हुए थे। अचानक इनकी नींद कैसे खुल गई? मैंने तो इनको कुंभकर्ण बना दिया था, ये कैसा हो गया? कभी कभी लगता है कि कहते हैं ना, हर ऊंट कभी ना कभी तो पहाड़ के नीचे दिनेश ही आता ही है ना। अब इनकी बारी है, तो अब इस बात का तस्वुर नहीं हो पा रहा है कि मैं हार सकता हूं। जिस आदमी ने कभी अपनी कार का दरवाजा पिछले 25 साल से ना खोला हो, पानी का गिलास हाथ से ना उठाया हो, जिंदगी अमीरी और लग्जरी में गुजारी हो, 1.5-1.5 लाख के, 2-2 लाख के पेन और 3-3 लाख के चश्मे पहने हों, दिन में 5-5 बार सूट बदले हों, 20-20 करोड़ की BMW गाड़ियों हमारी कॉस्ट पे उसके अंदर घूमा हो, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमा हो, और एक शहंशाह की जिंदगी गुजार रहा हो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, और फिर ऊपर से कहते हो मैं तो गरीब का बेटा हूं, झोला उठा के चला जाऊंगा। झोला तो 85 करोड़ को उन्होंने उठवा के रखा हुआ है सर। अब वास्तव में झोला उठाने की बारी है। तो सर बड़ा इनको तकलीफ हो रही है। इनको तो लगता था कि जब तक वो जिंदा हैं तब तक भारत के राजा हैं, मोनार्क हैं, और हमको प्रजा समझते हैं, नागरिक नहीं समझते। दिनेश कंवर जी। सर अभी जो चर्चा हुई पंजाब के बारे में, पहले जो मसला था वो मसला ये है कि मोदी जी जिस तरीके से उन्होंने ये सोचा था कि राम मंदिर बनाने से धर्म की ठेकेदारी उनके पास आ जाएगी, वो नहीं हुआ। क्योंकि और इसी की वजह थी कि वो एक बार नहीं, वो दोबारा फिर से वहां मंदिर में जाकर आपको लौटते पलटते हुए नजर आए। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा इनके पास इस वक्त रह गया था, घुमा फिरा कर, कि हम मंदिर के नाम पर वोट ले लेंगे और फिर से हम 400 पार कर जाए। अभी ये जो ध्यान मुद्रा में जाने की बात आई है, ये आपको याद है कि पहले भी उत्तराखंड में कंदराओं में बैठे थे 19 में इलेक्शन के बाद। तो ये उसी तरह का एक प्रपंच है जो कहीं ना कहीं अंतिम प्रयास रहता है उनका कि ये वाला दांव चल जाए। तो ये जो आखिरी दांव है वो खेलने का प्रयास है। और वहां जाकर देखिए, कोई व्यक्ति ध्यान लगाने जाता है तो वो वहां आसपास कोई दूर दूर तक कोई नहीं दिखे, ऐसा प्रयास करता है। लेकिन इनके पास कैमरामैन होंगे, इनके पास इनका मीडिया होगा, और आपको अगले 2 दिन जितने मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं वो इनके चलचित्र को आपको दिखाते हुए नजर आए। और ये जो चलचित्र है ये भी लोगों की भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ करने के जैसा ही होगा, जैसा ही पहले करते रहे। कल मैं एक भाषण सुन रहा था एक लीडर का यहाँ अपने हमीरपुर पार्लियामेंट में ही, कि आतंकवाद खत्म कर दिया मोदी के आने के बाद, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। उसके भाषण में इस तरह का कंट्राडिक्शन था कि एक तरफ तो वो कह रहे थे कि आतंकवाद खत्म हो गया, दूसरी तरफ कह रहे थे कि पुलवामा हो गया, पुलवामा में 40 जवान से शहीद हो गए। अरे जब अगर आतंकवाद खत्म हो गया तो ये पुलवामा कहां से हो गया? और फिर उसके बाद वो बालाकोट के बाद साथ वो पूरी सर्जिकल स्ट्राइक, उन मुद्दों के ऊपर वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास अनएम्प्लॉयमेंट पर कहने को कुछ नहीं है, इनके पास इन्फ्लेशन पर कहने को कुछ नहीं है, इनके पास अग्निवीर जैसी योजना का जवाब कहीं नहीं है। जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही कि स्टेट्स के जो शेयर्स हैं, चाहे वो जीएसटी का है चाहे वो दूसरे कोई शेयर्स हैं, हिमाचल में हालत खराब बीजेपी की इसलिए भी हो गई। एक तो मैंने आपको अग्निवीर का इशू बताया, दूसरा इशू है पिछले साल का जो मानसून डिजास्टर था,
उसको नेशनल डिजास्टर घोषित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से बार बार गुहार लगाई और स्थानीय एमएलए जो थे, हिमाचल के एमएलए भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने उसका विरोध किया। और यहां तक कि 3 बीजेपी के एमपीज हिमाचल से आते हैं, उनमें से किसी ने भी दिल्ली में जाकर ये फरियाद नहीं की, कहने को ही कर देते, वहां से इनकार सुनने को मिलता है, यही ज्यादा से ज्यादा होता। लेकिन किसी की मजाल नहीं थी कि अपने आकाओं के सामने इस जमीन के जो लोग उस वक्त त्रस्त थे, बुरी हालत में तड़प रहे थे, सर 500 लोग मर गए, 22,000 मकान ढह गए, खराब हो गए। सेंटर और स्टेट सेंटर ने जो 12,000 करोड़ का जो नुकसान था, उसके ऊपर बार बार डिमांड होने के बाद आपको करीब 1500 करोड़ रुपए का एक, अभी मोदी जी कह गए हैं, मुख्यमंत्री अभी भी कहते हैं कि कुछ नहीं था, वो सिर्फ एनडीआरएफ का जो नेशनल फंड होता है, फंड शेयर था, उसमें से हमें कुछ रिलीफ का पैसा मिला है, उसके अलावा कोई पैसा नहीं मिला। तो ये बहुत ट्रेवल कर रहे हैं ये इश्यूज कि आप उस वक्त कहाँ थे जब प्रदेश मुश्किल में था। तो ये सब चीजें जो हैं, ये हिमाचल में तो खैर अब भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गई। तो इसलिए कुल मिलाकर उसके बाद जो गवर्नमेंट को, सिटिंग गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने का जो प्रयास किया गया, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है। तो ऐसी हालत में भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई क्लेम्स हैं 400 पार के, तो मुझे वो पूरे होते नहीं दिखते। मुझे तो यहां तक दिख रहा है कि 225, 50, 30 यहां पर अटक के यहां पर इनका निपटारा होने